नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। अटेंशन में आज जिस विषय पर बात होगी वो है दिग्गजों पर दाव। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में दिग्गजों पर दाव लगाया है। केंद्रीय मंत्रियों सहित सांसदों को टिकट दिया गया है, यानी बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। अब उसके तीर निशाने पर बैठेंगे या नहीं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिग्गजों को मैदान में उतारने पर कांग्रेस तंज कस रही है। सवाल ये भी है कि दिग्गजों पर दाव लगाने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है और आखिर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतार के बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने दिग्गजों पर दाव लगाया, 23 और 24 का प्लान बनाया। जी हाँ, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में जिन 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को टिकट दिया है, उसकी रणनीति विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। या यूं कहें कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। दरअसल सांसद को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने महज एक सीट को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि उस क्षेत्र की कई सीटों को प्रभावित करने की कोशिश की है। जाहिर है कि लोकसभा की एक सीट में विधानसभा की कई सीटें शामिल होती हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में कुदा दिया है। वहीं सांसदों के चुनाव लड़ने पर बीजेपी इसे जीत की गारंटी के तौर पर देख रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके दिग्गज बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक ले जाएंगे। जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इस ताकत को चारों कोनों पर मुस्तैद और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने को ताकत के साथ मैदान में हमारे नेतृत्व ने, अनुभवी नेतृत्व, संघर्षशील नेतृत्व, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के काम को अपनी अथक मेहनत से खड़ा किया है, आज वो मैदान में उतरे हैं। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। और उसमें केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आए तो कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। कांग्रेस अब ये समझ रही है कि नेताओं को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो बीजेपी की इस रणनीति को अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने पर इसे बीजेपी के डर से जोड़ रही है और दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस की वापसी होना तय है। भारतीय जनता पार्टी एक हताशा के दौर से गुजर रही है और बीजेपी का हालत ये हो गई है कि वो चुनाव हारते हुए खुद को देख चुके हैं अच्छे से। अपने सबसे बड़े खिलाड़ियों को उतारा जा रहा है, लेकिन ये भूल गए हैं कि टेस्ट मैच के खिलाड़ी को T20 खिलवा रहे हैं। हालत क्या होगी ये अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस विपक्षी दल होने का धर्म निभा रही है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति पर ही आगे बढ़ रही है। जानकार मान रहे हैं कि अगर बीजेपी 130 सीटों से ज्यादा ले आई तो 2024 के चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को फिर से सांसद का टिकट दे दिया जा सकता है। उनकी विधानसभा सीटों पर फिर से उपचुनाव हो सकते हैं। यानी बीजेपी अपने सूरमाओं के सहारे ही 23 और 24 का रास्ता आसान बना रही है। हालांकि कांग्रेस की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं, क्योंकि विधानसभा में भी उनके सामने वही चेहरे होंगे जो लोकसभा में हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका जी। और कल तक हम देख रहे थे कि जम्बूरी मैदान में जो बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के नामचीन बैकड्रॉप में पोस्टर में नज़र आ रहे थे और रात होते होते उन सबको सड़क पर उतार दिया गया, यानी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक या पार्टी के मन में कोई शंका या कुछ नई रणनीति? देखिए, मेरी दृष्टि में ये पार्टी की रणनीति है
जी। और जैसा कि हमने कई बार चर्चा की है कि इस बार का चुनाव बहुत अलग तीखा होगा और एक बिल्कुल। वोट का होगा, तो मैं समझता हूं 2018 का जो अनुभव है, ये भी अपन ने चर्चा की है कि उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके 2023 में भाजपा चुनाव लड़ रही है। वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिस गलती के कारण वो 2018 में सरकार से बाहर रह गई थी। हालांकि कुछ सीट कम रह गई थी और 2018 में निश्चित रूप से कांग्रेस जीती, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कुछ सीटें ऐसी थी जिस पर भाजपा हारी, जिसका लाभ मिला, मतलब जो परंपरागत और भाजपा की गढ़ मानी जाती थी सीटें, वहां भी कांग्रेस जीती थी और वो केवल 2 कारणों से भाजपा को नुकसान हुआ था 2018 में। कार्यकर्ताओं की असहजता या उनका काम ना करना और उम्मीदवार से नाराजगी। बिल्कुल। अब ये जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं 8 बड़े, जिसमें 7 सांसद हैं, 7 में से 3 मंत्री, 4 सांसद और 8वें कैलाश विजयवर्गीय जी, जो राष्ट्रीय 8 उन्होंने महासचिव। बड़े नेता, जी। हाँ, बड़े नेता उतारे हैं। ये एक निश्चित रणनीति के तहत नेता उतारे हैं। ये मेरी दृष्टि में एक तीर से कई उन्होंने निशाने लगाए हैं। आप अगर देखेंगे, जैसे आप कैलाश विजयवर्गीय जी की चर्चा करें, वो हालांकि पिछली बार घोषणा कर चुके थे कि वो चुनावी राजनीति नहीं करेंगे और उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया था, बिल्कुल। लेकिन उनका बेटा पूरे कार्यकाल में कुछ ना कुछ मामलों में चर्चा में रहा। कभी बल्ला कांड आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी एक आध सेंटेंस आ गया, फिर वापस लिया उन्होंने। तो ये के लिए तो एक तो सबसे पहले तो वो काम किया कि अब बेटे को टिकट नहीं मिला, जी। बेटे को टिकट नहीं मिल करके अब ये इन्हीं को टिकट दिया। दूसरा, जो इंदौर 1 की जो सीट थी, इसमें कोई शक नहीं कि इंदौर 1 की सीट परंपरा का सीट रही है भाजपा की, लेकिन संजय शुक्ला जी ने अपना प्रभाव ऐसा बना लिया है वहां पर कि जिसके कारण भाजपा को वहां जीतना मुश्किल। और संजय शुक्ला जी के और कैलाश विजयवर्गीय जी के जो संबंध भी हैं वो भी बहुत घनिष्ठ हैं, क्योंकि संजय शुक्ला जी के पिताजी भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, चुनाव में टिकट भी लड़ा उन्होंने। तो एक कुल मिलाकर के अब अपने उस गढ़ को दोबारा बचाना, ये कारण। और दूसरा, नरेंद्र तोमर जी के बेटे से भी के लिए भी नरेंद्र तोमर टिकट मांग रहे थे। ये जो प्रहलाद, उनको क्या नाम से, प्रहलाद पटेल को जो टिकट दिया, उनके भाई की सीट से टिकट दिया है। तो मान करके चलिए कि भाई का टिकट नहीं मिलेगा, और जिस तरीके से नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय आए तो इनके पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा, और इनके माध्यम से जो दर्जन भर नेता अपने पुत्रों के लिए टिकट मांग रहे थे, उनका आप चैनल पर क्या नाम लेना, आप ये सब नाम जानते हैं, मैं समझता हूं उस पर एक विराम लग गया है। दूसरा, आप अगर देखेंगे ये टोटल 78 और 69 जो सीटें घोषित हुई हैं, इसमें मेरे ख्याल जहां तक है, अगर गलत हूं तो आप सुधारना, केवल 3 MLA सिटिंग भाजपा के हैं, बाकी करीब 76-75 MLA जो है वो हैं जो भाजपा हारी। तो इन 75-77 सीटों पर भाजपा के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। जो 3 सीटें थी उसमें भी मैहर का जो टिकट कटा है, तो मैहर के विधायक जो क्या कह रहे थे वो हम आप और अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सिस्टम बनाया है, तो मैं समझता हूं एक तीर से कई निशाने उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा एक और मुझे लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय केवल इंदौर 1 नहीं बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र पर, तो नरेंद्र तोमर जी को अगर आप देखेंगे तो सिंधिया जी के बाद जो एक वो किसी हल्की रेखा उसको लेकर के करता है, तो सिंधिया जी के कान जुड़ा कहीं ना कहीं। जो पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे चले गए थे, उसमें आप देखिएगा कब आई चप्पल एक प्रकार से 2 चेहरे हो गए भाजपा के। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही शर्मा जी, मैं अपनी टीम को कहूँगा उसको दुरुस्त करेगी। तो ब्रजेश जी, जो कुछ शर्मा जी ने कहा और हमने भी देखा, हमने कल भी इससे बड़ी चर्चाएं की थी कि ऐसे तमाम सारे दिग्गज और ऐसी सीटों पर तो उनका एक अपना आभा मंडल इन दिग्गजों का, क्योंकि कहा यह जाता है कि अपने अपने क्षेत्रों के छत्र में, कोई मालवा निवाड़ का है तो कोई ग्वालियर चंबल का है, कोई बुंदेलखंड का है तो कोई महाकौशल का है तो कोई विंध्य का है। इन सबको मैदान में उतारना एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है और कांग्रेस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी। निश्चित तौर पर दूसरी सूची ने बीजेपी को ही नहीं चौंकाया, कांग्रेस को भी चौंका दिया है और उन कार्यकर्ताओं को भी चौंका दिया है जो निराश हो गए थे या किसी वजह से वो उतने सक्रिय नहीं थे, या उनमें वो एक भाव आ जाता है कि लगातार सत्ता में हैं तो उतनी सक्रियता नहीं दिखाते, जो नीरसता आ जाती है, मुझे लगता है वो दूसरी सूची ने दूर कर दी है।
बीजेपी में जो एक माहौल बनेगा, इससे जो क्षेत्रीय छत्रप थे, दूसरों को टिकट दिलाते थे, अब उनको अपने अपने क्षेत्र में दम दिखाने का मौका दे दिया है कि आप खुद की सीट तो जीतिए और माहौल भी बनाइए, अपने लोगों को जिता कर भी लाइए। तो इनसे एक माहौल बनेगा क्षेत्रीय लोगों में, और जो हर क्षेत्र में अपना एक माहौल होगा तो उससे आसपास की सीटों पर असर पड़ेगा। वो एक माइंड गेम खेला है। साथ ही ये जो छत्रप थे, जो वहाँ से दावेदारी नहीं करते थे लेकिन अपने लोगों को टिकट दिलाते थे, चाहे दिमनी की बात कर लें, उनसे कहा कि अब आप सीट जिताइए, खुद जीतिए। और यदि हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो एक हारी सीट पर जो शर्मा जी भी कह रहे थे, उन सीटों पर उतारा है कि ये जीत कर ला सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय वो ट्रम्प कार्ड हैं, जिस 20 सीट से उन्हें उतारा गया है, वो सीट उन्होंने हासिल की है। 4 अलग अलग सीटों से, अलग अलग सीटों से लड़ रहे हैं। तो एक सीट आपको ये लगी है कि मनोवैज्ञानिक दबाव होगा कि एक सीट आपके पास आ गई है। यदि हम केदार शुक्ला की बात करें तो सीधी पेशाब कांड के बाद से जो नाराजगी थी, तो वहां से प्रीति पाठक को उतार कर मुझे लगता है कि उसको साधने का जतन किया गया, ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण को दिया गया। तो जो दूसरी सूची है मनोज जी, ये निश्चित तौर पर बीजेपी का मैं कह सकता हूं कि मास्टर स्ट्रोक है, जिसने कांग्रेस को भी प्रेशर में ला दिया है। क्या वो अपने दिग्गजों को मैदान में उतारेगी? क्या अरुण यादव भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, या वो भी इस तरह से समीकरण बिठाएंगे कि दिग्गजों के सामने दिग्गजों को उतारें? क्योंकि वो सीट खोने का डर है उनके पास, ही है ना अधिकांश सीटें। तो यदि उनके पास मजबूत उम्मीदवार नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो सीट वो खो सकते हैं, और इससे एक माहौल बनेगा। और जो कार्यकर्ताओं में था, जो क्षेत्रीय छत्रपों में जो दावेदारी थी, एक तरह से सीएम की होड़ भी हम कह सकते हैं, जो कांग्रेस में हमने देखा था पिछली बार कि सिंधिया भी एक दावेदार थे, हमने देखा था कमलनाथ भी एक दावेदार थे, तो उसका असर दिखा था ग्वालियर चंबल में। हमने उसका असर महाकौशल में देखा था कि किस तरह से छिंदवाड़ा की तमाम सीटें कांग्रेस हासिल कर ली थी, हमने ग्वालियर चंबल में भी देखा था। तो मुझे लगता है एक फर्क ये भी पड़ेगा, मेरा ये सा अनुमान है कि इससे एक फर्क ये भी पड़ेगा कि वहाँ का क्षेत्रीय छत्रप अपने लिए ताकत लगाएगा, अपने लोगों के लिए ताकत लगाएगा, और कार्यकर्ताओं को लगेगा कि लॉटरी तो इसकी भी खुल सकती है। क्योंकि इस बार सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है बीजेपी ने, ये खुद अमित शाह भी कह गए। तो ये भी एक माहौल बनाने का काम करेगा। चाहे बिंद की बात हो, ये सब दिग्गज है ना अपने अपने क्षेत्र के, और इनमें अधिकांश देखिए, चाहे प्रहलाद पटेल हो, आप देखिए वो सीएम के दावेदार रहे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय वो दावेदार रहे, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, वो दावेदार रहे। तो ये ऐसे दावेदार हैं जो सीएम रेस में रहे हैं, भले ही किसी कारण से पिछड़ गए हैं। तो अब ये फिर एक बार मोर्चा संभालेंगे। तो 2003 जैसे परिणाम थे, 2003 में हम देखिए किस तरह से दिग्गज मैदान में थे, तो उसका एक फर्क पड़ा था, भले ही नेतृत्व उमा भारती का हो। तो अब जब एक बार फिर सारे दिग्गज मैदान में होंगे, तो इससे हर क्षेत्र में माहौल बनेगा, और कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि वो क्यों ना अपने दिग्गजों को उतारे। क्या उसके पास ऐसे दिग्गज मैदान में हैं? हमने देखा पिछली बार अरुण यादव को उन्होंने तो बिदनी भेज दिया था, लेकिन वो वैसी परिस्थिति नहीं थी, एक माहौल बनाने के लिए तो आपने भेजा था। तो अब क्या वो ऐसे दिग्गजों के सामने भी बड़े चेहरे उतारेंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि एक तरह से बढ़त मनोवैज्ञानिक तरीके से कांग्रेस पर भी हासिल कर लिए बीजेपी। तो इतने सारे बड़े चेहरे लाएंगे कहां से, ये भी एक सवाल है। लेकिन शर्मा जी, एक और चीज़ है कि एक तरह से लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं कि खबरें आ रही थी कई सारे सांसदों की खिताब जो है एंटी इनकम्बेंसी है, और कुछ महीने बाद ही चुनाव होना है लोकसभा के भी, तो एक टेस्टिंग भी हो जाएगी कि कौन सा जनप्रतिनिधि या सांसद अपने क्षेत्र में उसने कितनी लोकप्रियता हासिल की है। इसलिए उसको उसके संसदीय क्षेत्र से विधानसभा में उतार दिया गया उन्हीं सीटों से कि अब आप अपना दमखम दिखाइए, और ये पता लग जाएगा कि आपने वाकई लोकसभा के हिसाब से अच्छा काम किया कि नहीं किया। और भविष्य में ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी को ठीक ठाक सीटें मिल जाती, बहुमत से 10-20 सीटें ज़्यादा मध्य प्रदेश में, तो इनमें से कुछ को वापस लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, और उनकी सीटों पर उपचुनाव करा के वो सीटें फिर जीतने का प्रयास पार्टी कर सकती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें से कुछ सीटें हो सकता है, ये जो 8 राष्ट्रीय नेता है जिसमें से 7 सांसद हैं, इनमें से कुछ, या बाय द वे कुछ नए ऐसे चेहरे आए जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। पिछले वक्त भी ऐसा किया है। तो ये जो है ये तो हो सकता है। लेकिन इन बड़े चेहरों का जो पार्टी जो लाभ लेना चाहती है, जो आपने भी कहा है, मनोज जी ने भी कहा है, ब्रजेश जी ने भी कहा है कि इसका जो इनकम्बेंसी का फैक्टर है, कम से कम ये जो 8 लोकसभा क्षेत्र हैं या 8 जिले समझ लीजिए, मेरी दृष्टि से तो कैलाश विजयवर्गीय का इनकम्बेंसी का पूरा फर्क मालवा निमाड़ में पड़ने वाला है। नरेंद्र तोमर जी का बिल्कुल दोनों संभागों में पड़ने वाला है। तो प्रहलाद पटेल आप देखेंगे कि वो 3 अलग अलग सीटों से चुनाव जीत चुके हैं, और जो पहला चुनाव उन्होंने 89 का जीता था, वो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीता था। वहां पर समझौते से जनता पार्टी को टिकट दे दी थी, तो उसके बाद निर्दलीय खड़े होकर के उन्होंने कमल के निशान पर जीत लिया था। तो कुल मिलाकर के तो ये जो नेता हैं,
तो मान करके चलिए कि 8 लोकसभा क्षेत्र का मतलब हो गया 64 विधानसभा क्षेत्र। बिल्कुल। और अगर हम क्षेत्र माने तो ये कम से कम 125 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। तो 125 विधानसभा सीटों पे जो इनकम्बेंसी है या कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का में ठंडक का जो भाव है, वो ठंडक का भाव इन नेताओं के मैदान में उतर जाने से वो ठंडक का भाव दूर होगा। इसके अलावा दूसरा एक और चीज आप अगर देखें, इसमें जैसे शिवराज जी का चेहरा एक प्रकार से ओबीसी का चेहरा हो गया, नरेंद्र सिंह तोमर का चेहरा ठाकुर का चेहरा हो गया, जिस तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते जी का चेहरा जो है एक आदिवासी के रूप में हो गया। जिस तरीके से सब में जातिगत जनगणना की भी बात चल रही है, इसमें महिला भी है, तो कुल मिलाकर के हर वर्ग को साधने का एक काम, इसमें ब्राह्मण का चेहरा भी है, तो हर वर्ग को जो साधने का काम हुआ है, मैं समझता हूं ये भी उस काम को है, ताकि कहीं ना कहीं वर्ग को लेकर के, वर्ण को लेकर के कोई समस्या खड़ी ना हो। ये इस बात का भी ध्यान इसमें रखा गया है जी। और इसमें यह भी है कि एक आप प्रहलाद पटेल का शायद जिक्र करना भूल गए कि यदि उमा भारती की जिस तरह से लोधियों को लेकर नाराजगी चल रही है या उनके बयान आ रहे हैं, ये वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, तो प्रहलाद पटेल के मैदान में उतरने से वहां भी पुलिस मतलब बीजेपी ने उसको भी साध लिया एक तरह से उस वोट बैंक और उमा भारती ने कहा भी था कि लोधी मेरे नाम पर वोट ना करें। ये बिल्कुल ये सही कहा। आप अगर देखेंगे तो प्रहलाद पटेल वो पहले व्यक्ति थे, उमा भारती जी का नाम लोधी समाज के लिए लोकप्रियता में बाद में आया है। लेकिन अगर आप 89 का लोकसभा का चुनाव देखेंगे, क्योंकि मैंने उसकी रिपोर्टिंग की थी, तो पूरे बुंदेलखंड में लोधी समाज को एकजुट करके भाजपा से लाने का काम जो काम किया था, वो प्रहलाद पटेल ने काम किया था। तो प्रहलाद पटेल का विधानसभा में उतर जाने से ये जो पिछले कुछ दिनों वो प्रीतम लोधी को लेकर के और ये जो कई प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि प्रहलाद पटेल वो नाम है कि अपने समाज में तो उनकी पकड़ है ही। आपको अगर याद हो तो इन्होंने नर्मदा परिक्रमा भी की हुई थी। बिल्कुल। तो समाज के हर वर्ग में वो लोकप्रिय है। तो प्रहलाद पटेल ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा नाम भी नहीं है कि अगर एक लोधी सारे इकट्ठे हुए तो सारे के सारे उसके अगेंस्ट चले जाए। और कमल पटेल को चुनौती, कमलनाथ को चुनौती भी दे चुके उनके गढ़ में जाकर। निश्चित रूप से। तो वो जो है, ये जो सारे नाम बहुत सोच समझ के और रणनीति के तहत ये सारे के सारे नाम आए हैं सामने जी। तो ब्रजेश जी एक और खुलासा हो गया मनोज जी कि जिस तरह से हमने देखा है कि तरुण भानोट से गणेश जी की निकटता है, राकेश सिंह की माफ कीजिएगा, हमने देखा है नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी में जो रविंद्र तोमर से, तो ये सीट तय करते थे वहां पे कौन हार जीत सकता। तो ऐसे ही दिग्गजों को जो गठबंधन होता था, हम ये कहते हैं मिलीजुली सरकार चल रही है बीजेपी और कांग्रेस की नेताओं से जो मित्रता निभाते रहते थे। तो मुझे लगता है ये मैदान में उतरने से उन सीटों पर अब मित्रता की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। चाहे हम राव उदय प्रताप सिंह को देख लें, चाहे राकेश सिंह को देख लें, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर को देख लें, चाहे कैलाश विजयवर्गीय को देख लें, तो अब इस सीटों पर इनको जीतने की जिम्मेदारी, मतलब कि आप अपनी दोस्ती मत निभाइए, सीट हासिल करके दीजिए बीजेपी के लिए। बिल्कुल। और एक और चीज़ है ब्रजेश जी, हमने देखा कि भले नेता ये कह रहे हैं कि वो चौंक गए और बाकी बहुत सारे लोग चौंके इन सूची को देखकर, लेकिन बीजेपी ने जो रथ यात्रा निकाली, उसका जो डिज़ाइन किया उन्होंने कि मालवा निमाड़ में कैलाश विजयवर्गीय थे, प्रहलाद पटेल अपने इलाके में थे, गणेश सिंह अपने इलाके में थे, राकेश सिंह जबलपुर में सक्रिय थे, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल में सक्रिय थे, तो उनको अपने अपने इलाके की, जो शर्मा जी ने भी कहा था कि 64 सीट से ज़्यादा पर वो उनको घुमाया गया अलग अलग इलाकों में, और अब उनको मैदान में उतार दिया गया है, जैसा बीजेपी ने 2017 में उत्तर प्रदेश में किया था कि सारे दिग्गज चुनाव मैदान में थे और हर एक को लग रहा था वो मुख्यमंत्री बनेगा, हर एक के समर्थकों को लग रहा था मुख्यमंत्री बनेंगे, और सबने जी जान से मेहनत की थी और बीजेपी ने 325 के आसपास सीटें जीती थी। तो कमोबेश क्या वही रणनीति में बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही कि भले नेताओं को नहीं पता है, लेकिन जो उनके सबसे बड़े रणनीतिकार हैं अमित शाह, उनको ये जरूर पता था कि अगला उनका कदम क्या होगा और कैसे बीजेपी मध्य प्रदेश में फतेह हासिल कर सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, आप अमित शाह ने जो जो रणनीति बनाई है, अब मध्य प्रदेश के नेता, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, जो रणनीति जिस हिसाब से चल रही है वो अमित शाह के हिसाब से चल रही है। पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि कांटे का मुकाबला है, मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हो सकती है बीजेपी, तो आप देखिए लगातार उनके जो निर्णय हैं
वो ये चौंका ही नहीं रहे, एक तरह से माहौल बदल रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में एकदम माहौल देखते ही टक्कर का जो था ना, वहाँ कहीं ना कहीं हमको प्लस में दिखने लगा है। चाहे वो सूची के मामले में हो, चाहे चुनाव अभियान के मामले में हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आगे नंबर लेती जा रही थी वो पिछड़ती जा रही, चाहे गारंटी का मामला हो, हर मोर्चे पे हम देख रहे हैं कि प्लस होते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा है, ये माइंड गेम का हिस्सा है। और ये मुझे लगता, मैं तो यहाँ से कह सकता हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी शर्मा जी, कि ये जिन नेताओं के टिकट घोषित हुए हैं ना, हो सकता है उनको भी ना पता हो कि उम्मीदवार है। क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, कोई वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन यदि पार्टी निर्देश देगी तो वो पीछे भी नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये संकेत पहले से दिए नहीं गए। यदि दिए होते तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाते? निश्चित तौर पर उनको वो जिम्मेदारी नहीं देते जो टिकट बांटने की है। सबको एकदम मैदान में उतार दिया, उनको भी चौंका दिया। अब उन पर ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है। यदि वो जो कहते थे कि मध्य प्रदेश में हालात ठीक नहीं है, यदि कैलाश विजयवर्गीय जब दबी जुबान में कहे या ट्वीट के माध्यम से जो खिलाफत करते रहते थे, सवाल उठाते रहते थे, अब उनको मौका दे दिया है कि अब आप संभालिए। जो 2003 में नरेंद्र सिंह तोमर भी कह चुके थे कि सामूहिक नेतृत्व का अभाव है। बिल्कुल। अब देखिए, आप सब पे जिम्मेदारी है। अब कोई कह नहीं सकता है कि शिवराज जी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकता। आप अपने अपने इलाके के इलाकेदार है ना, तो आप जिता कर ले आइए और अपनी ताकत साबित कर दीजिए। कह दीजिए, आप बता दीजिए संगठन को, पार्टी को कि हाँ मैं क्षेत्रीय छत्रप हूँ। तो सिर्फ कह देने से भर से नहीं है कि आप मोदी जी की लहर में जीत जाते हैं, सीट बदल लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। क्योंकि 2024 में तो आप बहुत कुछ मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा, तो हम देखेंगे किसी को भी मैदान में उतार दो वो जीत जाता है। हमने उदाहरण के तौर पर देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हार जाते हैं, उनको यादव हरा देते हैं, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं। तो अब ये असली परीक्षा तो जो छत्रपों की है वो विधानसभा चुनाव है कि जो विपरीत परिस्थितियों में उनको अपने इलाके जिताकर लाना पड़ेंगे। बिल्कुल। और कई बार होता है कि नकल से जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो कई बार उनके लाले पड़ जाते हैं, ग्रेस की नौबत भी आ जाती है। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अब ये तीर कितने निशाने पर पड़ेंगे इसके लिए वोटिंग का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद मतगणना के नतीजों का। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी ने पहली सूची में जैसे ज़्यादा चुकाया था कांग्रेस को, और दूसरी में उसने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के दिग्गजों को भी चुकाया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चुकाया है और आम वोटर भी चौंका ही है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।